हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं हर सैटरडे एक नई वीडियो लेके आती हूँ जो कि मदर सेंट्रिक के ऊपर होती है। मदर सेंट्रिक से मेरा मतलब है मदर एंड बेबी केयर, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। न्यू मदर्स तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं। मुझे मेरे टाइम पे एकदम पैनिक अटैक्स आते थे, बेबी फीड क्यों नहीं कर रही है, इससे उल्टी क्यों हो रही है, मेरी पोजीशन की वजह से कोई दिक्कत ना हो, बेबी को लैच करने में दिक्कत नहीं हो रही। तो आज मैं उन सभी चीज़ों का सल्यूशन आपके साथ लेके आई हूँ। आज की डेट में हृदयांशी को 3+ मंथ्स हो चुके हैं और मैं उसे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दे रही हूँ। टॉप फीड हमने शुरू कर रखा है उसका सिर्फ इसीलिए कि उसे बाहर के दूध की थोड़ी थोड़ी आदत लगती रहे। तो हर 2-3 दिन में या एक दिन में एक बारी हम उसे टॉप फीड देते हैं। तो आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी कि सी सेक्शन के बाद कब से ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट ब्रेस्ट से करना चाहिए या पंप यूज़ करना चाहिए, पंप यूज़ करने के फ़ायदे और नुकसान, जितने भी ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड डाउट्स होते हैं, आज उन सब का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं मदर सेंट्रिक नीश के ऊपर या पेरेंटिंग के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोज़ ला रही हूँ और मैं लगातार कोशिश करूँगी कि मैं लाती रहूँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि ब्रेस्ट फीड कब से शुरू कराएं। देखिए, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 1 घंटे के अंदर ही ब्रेस्ट फीड शुरू करवा सकते हैं। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ आती है जिनका होता है सी सेक्शन। सी सेक्शन की सिचुएशन ऐसी होती है, अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो 24 घंटे तक तो आप अपनी पोजीशन से नहीं हिल सकते, जो कि मैं आपको इन वीडियोस में बता चुकी हूँ कि सिजेरियन के बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती हैं और इनिशियल 24 घंटे एक मदर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो उस टाइम पे जो रोल आता है वो आता है आपके हॉस्पिटल स्टाफ का या जो आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका। मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ थी, हम दोनों के लिए नया एक्सपीरियंस था, इसलिए हमें ये चीज़ पता नहीं थी कि सी सेक्शन के बाद भी तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल है। यूजुअली क्या होता है कि वहाँ का स्टाफ आपको हेल्प करता है, लेटे लेटे आप ब्रेस्ट फीड करा सको, चाहे वो पंप कर कर कराएं, चाहे वो डायरेक्ट आपकी ब्रेस्ट से टच करके करवाएं। मेरे साथ हुआ ये था कि जब तक मैं अपने कॉन्शियसनेस में आई थी ऑपरेशन और एनेस्थीसिया के असर के बाद, तब तक रात के 3 बज चुके थे और हृदयांशी 2 बारी टॉप फीड ले चुकी थी। सो मुझे इस चीज़ का सॉर्ट ऑफ थोड़ा-सा दुःख भी है कि मैं उसे इनिशियल उसके आवर्स में वो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो येलो कलर का निकलता है, वो मैं उसे नहीं फीड करा पाई। मैं आपको अपनी इन वीडियोज़ में और बहुत सारी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि मैंने उसे जो फीड कराया था वो 3rd डे को कराया था, यानी 14th ऑफ जनवरी को वो हुई थी और मैंने उसे 17th को करवाया था। तो कोशिश करिएगा आप अपने हॉस्पिटल वालों से ये चीज़ पहले से ही डिस्कस करें कि चाहे वो कुछ भी हो जाए, स्टार्टिंग में बिल्कुल जो फर्स्ट फीड होता है वो टॉप फीड ना दें। बाकी आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है या नहीं है। सो ये बहुत बड़ा मिथ था कि जो सी सेक्शन वाली मदर्स होती हैं उनको टॉप फीड पहले 3 दिन तक नहीं करवाना चाहिए। जो पहले के रूल्स होते थे या जैसे हम आज की डेट में मिथ बोलते हैं या ये बोलते हैं कि ये तो वहमी है, ये वहम कर रहा है, ये सब है ना, एक्चुअली जिसने भी बनाए थे वो लेडीज़ के पर्सपेक्टिव से बनाए थे। जैसे बोला जाता है 40 डेज़ तक कुछ नहीं कर सकते, किचन में जाना अलाउड नहीं होता एंड मंदिर जाना अलाउड नहीं होता। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा दिमाग लगा के सोचेंगे तो पहले मंदिर बहुत ऊंचाई पे होते थे, इसलिए मना करा जाता था कि आप डेट में मत जाओ, आप अपने जापे के पीरियड में घर का कोई काम मत करो, क्योंकि पहले सारा काम होल एंड सोल वो लेडी करती थी जो घर की बहू होती थी। तो ये जो हमारे कुछ रस्में रीत और ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ये लेडीज़ को कुछ टाइम के लिए आराम देने के लिए बनाई गई थी। तो आज की डेट में ये सारी चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि वक्त बदल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ था कि सी सेक्शन के बाद दूध नहीं उतरता, या मैंने ये चीज़ें बहुत सुनी थी कि अगर सी सेक्शन हो गया, एक ये भी चीज़ थी मैंने सुनी थी कि सी सेक्शन हो गया तो अब तो कभी तुम ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाओगे, तुम्हारा बच्चा कभी हेल्दी नहीं हो पाएगा। टचवुड, बाय द गॉड ग्रेस आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हृदयांशी ने डिमांड की ब्रेस्ट मिल्क की और मेरे को दूध ना उतरा हो। तो इस चीज़
के लिए मैंने ये सारी चीज़ें खुद से ऑब्ज़र्व करी हैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले के टाइम में और अब के टाइम में काफ़ी फ़र्क है। तो मैं ये नहीं बोल रही कि पहले के रीति-रिवाज़ या जो रस्में या जो बड़ों के बनाए गए कुछ रूल्स थे वो गलत थे, बट वो उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ठीक थे। पर आज की डेट में आप जितना सी सेक्शन के बाद अगर आपको अपनी रिकवरी जल्दी चाहिए, तो किसी की मत सुनिए, अपनी बॉडी की सुनिए। जितना आपकी बॉडी आपको बता सकती है कि आप कितने फिट हैं या कितने हेल्दी हैं, और कोई नहीं बता सकता और कोई गाइड नहीं कर सकता। तो ये तो मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गई, क्योंकि मुझे याद आता जाता है कि जब मुझे कोई बोलते थे अरे सी सेक्शन हो गया, अब तो ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी, ये दिक्कत होगी। भगवान की दुआ से मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं ये नहीं चाहती कि कोई और भी इस डाउट के साथ रहे कि अगर उनका सी सेक्शन हो गया है तो उन्हें मिल्क सप्लाई में दिक्कत होगी, उनकी लो मिल्क सप्लाई रहेगी या उन्हें दूध ही नहीं उतरेगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी दवाइयों पे, आपकी डाइट पे, आपने पूरी प्रेगनेंसी में क्या डाइट ली है और आप अपने इनिशियल 40 डेज़ में क्या डाइट ले रहे हो। अगर आपका ये सब कुछ अच्छा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, चाहे सी सेक्शन हो, चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो, कि मिल्क सप्लाई ना हो। अब बात आती है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न ज़माने की, यानी ब्रेस्ट फीड डायरेक्ट कराएँ या पम्प करके कराएँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, एक मदर को साथ में गिल्ट भी होता है। अब मैं अपने एग्ज़ाम्पल से लेके बात करूँ, मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं हाउसवाइफ़ हूँ। मैं इस टाइम कहीं पे भी नहीं जा रही, जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रही। सो मेरे दिमाग में हमेशा से ये चीज़ रही थी, अगर मैं ब्रेस्ट फीड भी पम्प करवा के करवा रही हूँ, तो मेरे होने का फ़ायदा क्या हुआ? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब आप अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आते हो और स्पेशली आपका ऑपरेशन होता है, तो आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आप अपने नॉर्मल डेली घर के काम भी संभाल लो, अपनी फैमिली संभाल लो, अपने रिलेशन संभाल लो, जितनी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो संभाल लो, हमारी न्यू बॉर्न बेबी हुई है उसको संभालो, फिर अपने आप को देखो। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये जो हमारी इस टाइम पे जो बॉडी होती है ना सिजेरियन के बाद, बहुत ज़्यादा वीक होती है, और ये कहने की बात है कि 40 या 60 डेज़ में रिकवरी हो जाती है, पूरी तरीके से रिकवरी नहीं होती। आज भी मुझे बेसिक काम करने होते हैं ना, तो मुझे झुकने के लिए 2 बारी सोचना पड़ता है कि अगर मैं झुकूँगी तो मेरे पीछे स्पाइन में हल्की-फुल्की दर्द होगी। दर्द भी नहीं, एक सॉर्ट ऑफ वीकनेस है जो अब तक भर नहीं पा रही है। अब बहुत लोग इस चीज़ को बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये है, वो है। या अगर मैं बात करूँ तो बड़े लोग ज़्यादा बोलते हैं कि हमें तो पता भी नहीं चला था हमारा बच्चा कब हो गया, ये वो ऐसे-वैसे। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, कि हो सकता है उनके साथ ऐसी सारी सिचुएशन हो, पर क्या पता वो ये सारी सिचुएशन भुगत के अपना टाइम भूल चुके हों, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो ज़िंदगी भर याद रहेगी कि हमने कितने दर्द सहे या क्या हुआ या क्या नहीं। जब मैंने कोलेस्टेटिस की वीडियो बनाई थी, तो मैं सच बता रही हूँ, एक बात इतनी फ़ील होती थी ना मुझे कि मुझे यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ दिक्कत हो रही है। अब मैं कोलेस्टेटिस वाली वीडियो पे किसी के भी कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो उनकी बात से मैं रिलेट कर पाती हूँ, बट मुझे होता है कि यार ये तो होता ही है, नॉर्मल है, और अभी मेरे बेबी हुए 3-4 महीने ही हुए हैं। और जो हमारे बड़े ये सब कुछ समझाते हैं, उनके तो 20, 30, 25 साल हो चुके होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो जिस सिचुएशन में होता है, वो उस टाइम का दर्द वही समझ सकता है। मुझे पंप ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। मैंने ये वाली कंपनी का पंप लिया था। मैं इसका अलग से रिव्यू भी बनाऊँगी। ये मैनुअल पंप है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली है, कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की भी जर्नी काफ़ी ऐसी रही है कि जब मैंने 3rd डे हिदांशु को फ़ीड कराया था, तो मेरे को दूध नहीं आ रहा था। मुझे मिल्क सप्लाई बिल्कुल, सप्लाई क्या, मेरा मिल्क शुरू ही नहीं हुआ था। सो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मैं हॉस्पिटल में ही रोने लग गई थी कि क्या पता मेरा सिज़ेरियन हो गया और मैं कभी लाइफ़ में अब फ़ीड नहीं करा पाऊँगी और मेरी लड़की को मुझे टॉप फ़ीड देना पड़ेगा, और मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वहाँ पे एक जूनियर नर्स कह लीजिए, या जो एएनएम वाली आंटियाँ होती हैं, वो आंटी थीं। तो उन्होंने कुछ करा सॉर्ट ऑफ स्किन के ऊपर ब्रेस्ट की, जिसकी वजह से कुछ डस्ट पार्टिकल्स निकले। सो उस टाइम पे तो मुझे बहुत दर्द हुई, जिसे उन्होंने टर्म दिया हिंदी में कि मैं कील उतार रही हूँ। अब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि मैं आप लोगों को कैसे समझाऊँ। तो उन्होंने
क्या करा, गीली कॉटन ली और ब्रेस्ट के ऊपर जहाँ हमारा मेन निप्पल होता है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़ोर से कॉटन को रब करा और कुछ डस्ट निकली ब्राउनिश कलर की, जैसे हमारी स्किन होती है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप पंप करो और अपने हाथ से करो, क्योंकि इतनी दर्द हुई थी कि मैं चिल्लाने लग गई थी। और फिर जब मैंने पंप करा, मुझे हॉस्पिटल की तरफ से ही पंप प्रोवाइड हुआ था, तो जब मैंने पंप करा तो उसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मिल्क आया, बट तब तक हृदयांशी को 5-7 बारी टॉप फीड हो चुका था, तो उसने वो ब्रेस्ट फीड नहीं लिया और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी कि अब मुझे कभी मिल्क नहीं आएगा, मेरी लड़की कभी दूध नहीं पी पाएगी, वो हमेशा वीक रह जाएगी। पर ये सब है ना बहुत ज़्यादा मिथ होते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस टाइम पे हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट बीइंग अ न्यू मॉम हमारे दिमाग में तो बिल्कुल ऐसे आ जाता है। मुझे पैनिक अटैक आने शुरू हो गए थे कि मैं अपनी बेबी को कभी हेल्दी नहीं रख पाऊँगी। और मतलब मैं किसी को ये चीज़ बोल नहीं रही थी, मैं फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट थी और मेंटली तो और ज़्यादा हो रही थी, ये सोच के कि हाँ भाई मिल्क सप्लाई कैसे होगी, दूध कैसे पिएगी लड़की। ठीक है, मैं घर आई और मैंने बहुत नेट पे रिसर्च कर रखी थी, बट मेरी मदर ने और मदर इन लॉ ने मुझे ब्रेस्ट पम्प नहीं मंगवाने दिया था तब तक, कि ये बेकार की चीज़ें होती हैं, इससे मिल्क आना बंद हो जाएगा। और दोनों ही बिल्कुल एक तरफ थे कि नहीं मंगवाना तो नहीं मंगवाना, इसलिए मैंने मंगवाया भी नहीं था तब तक। अब मेरी डिलीवरी हुई और मैं घर आई। घर आने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि लिटरली मैं रोने लग जाती थी। हृदयांशी ढंग से लैच नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो थोड़ा-सा दूध पीती थी, उसे उल्टी आ जाती थी। मुझे जितने लोग थे आस-पास, वो अलग-अलग अपने तरीके, अपने ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। उसकी वजह से मैं और ज़्यादा गिल्ट में हो रही थी कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो रही हो जो मेरे बेबी को दिक्कत दे रही हो, क्योंकि वो जैसे ही ज़रा-सा दूध पीती, वैसे ही वो उल्टी कर देती थी। और जब आप एक फ़र्स्ट टाइम मॉम हो तो आपको बहुत ज़्यादा लगता है, और जो आपके आस-पास होते हैं वो आपको सॉर्ट ऑफ एक जज करने लग जाते हैं, या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको सामने वाले जज कर रहे हैं। तो वो डर, वो कन्फ्यूज़न, वो गिल्ट, वो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता था स्टार्टिंग में। सो 3-4 दिन हुए ऐसे ही, वो बिल्कुल लैच नहीं कर पा रही और हम टॉप फीड दिए जा रहे हैं और मैं रोए जा रही हूँ। मेरी पूरी चेस्ट भारी हो रही है, दर्द हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पंप करते हुए दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं हार के अपने पीडियाट्रिशियन के पास गई और मैं उसी हॉस्पिटल में गई जिसमें मेरी डिलीवरी हुई। उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्टिंग में हर बच्चा 3 महीने तक, 6 महीने तक, कुछ बच्चे 9 महीने तक भी दूध पीते ही उल्टी करते हैं। और इसे उल्टी करना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि उनकी बॉडी इस टाइम एक नई सराउंडिंग में आई है, उन्हें एडजस्ट होने में टाइम लगता है बच्चों को। कभी-कभी ऐसा होता है कि हिचकी आ रही है, उल्टी आ रही है और बेबी बहुत छोटा है, अभी उसके ऑर्गन्स न्यू काम करना शुरू कर रहे हैं, तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्होंने मुझे बहुत सारी पोज़ीशंस बताई और कि मैं कैसे ब्रेस्ट फीड करा सकती हूँ, और साथ में उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप पंप लो और ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो लो। मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो तो नहीं लिया, क्योंकि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे पिल्लो थे जो मेरा वो वाला मतलब हल कर सकते थे। साथ ही में मेरे पास प्रेगनेंसी पिल्लो था, तो मैं उसके ऊपर उसे मेन इनिशियल डेज़ में लिटा के या उसका सहारा लेके मैं यूज़ करती थी। वो काफ़ी बड़ा था और मुझे ये बात पता थी कि और थोड़े दिन बाद मेरे लिए वो भी वेस्ट हो जाएगा, जैसे कि अब ये प्रेगनेंसी पिल्लो वेस्ट हो गया। बात आई पंप लेने की। अब मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मी दोनों को इस चीज़ का लगा कि भई पंप ज़रूरी था, हमें एज़ अ सेफ साइड लेके रख लेना चाहिए था। बट उस टाइम पे ये कोविड की सिचुएशन इतनी नहीं थी, बट ऑनलाइन सर्विसेज़ बंद हो गई थी। मैंने जो पंप डिसाइड कर रखा था वो ये था, इसका मैं आपको रिव्यू दे दूँगी। ये दी बेस्ट, मोस्ट अफोर्डेबल और बहुत ही सस्ता, बढ़िया और टिकाऊ पंप है। बट हाँ, ये इलेक्ट्रिकल नहीं है, ये मैनुअल है। तो आपको मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी अगर आपको पैसे ज़्यादा नहीं लगाने हैं। अगर आप महँगे पंप लेना चाहते हैं जो 5, 10, 15 हज़ार रुपये की कॉस्ट तक आते हैं, तो वो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनके भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप इस कंपनी का लेना चाहते हैं तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इस पंप की भी पूरी इन डिटेल, इन डेप्थ रिव्यू, इसके अंदर क्या पार्ट्स होते हैं, इसे कैसे असेंबल करते हैं, वो मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो अब बात रही पंप आने की। उस टाइम पे ऑनलाइन सामान नहीं आ पा रहा था हमारी लोकेलिटी में, तो मेरे हस्बैंड लोकल
तो मेरे हस्बैंड लोकल केमिस्ट से ले आए थे। मैंने आपको इस वीडियो में तीनों चारों पंप दिखा रखे हैं जो मेरे पास हैं, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी क्योंकि वो प्रॉपर वो जो रबड़ वाले होते थे वो पंप्स थे। फिर मैंने दूसरा पंप स्विच किया, वो दूर से कहीं जाके लेके आए, वो भी काम नहीं करा। तब तक हमने अमेज़ॉन पे जो मंगा रखा था वो मेरे पास 7th डे आया था, जिस दिन से हमने डिसाइड किया था कि हमें पंप चाहिए। वो 7 दिन मेरे बहुत ज़्यादा मुश्किल से निकले थे। मतलब मुझे इतनी दर्द होती थी, कभी मैं हाथ से कोशिश कर रही हूँ खुद से स्क्वीज़ करने की, कभी मैं पंप यूज़ कर रही हूँ और मतलब चीखने का मन करता था। बॉडी इतनी ड्रेन आउट होती थी, इतना बैठा भी नहीं जाता था, सी सेक्शन के बाद ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता। तो जिस दिन से ये पंप आया उस दिन से मेरी लाइफ शॉर्ट हो गई है। अब बात आती है जब हमने ब्रेस्ट फीड को पंप करा तो हम इसे कितनी देर तक स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये बाहर का कल्चर है, आउट ऑफ इंडिया का, कि ब्रेस्ट फीड के प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज भी हैं जहाँ पे 1-1 साल पुराना ब्रेस्ट फीड्स रखती हैं मदर्स, उन बच्चों के लिए जिनके यहाँ तो मदर होती नहीं है, जिन बच्चों को उस दूध की, माँ के दूध की ज़रूरत होती है। बाहर ऐसा कल्चर भी है, लोग वहाँ पे मिल्क डोनेट करते हैं। आपको पता ही है हमारी इंडियन मेंटालिटी ये है कि ब्रेस्ट फीड यूज़ नहीं करनी, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करना जिससे बच्चों को दिक्कत हो या कुछ। तो मेरी मदर और मदर इन लॉ दोनों का ये मानना था कि अगर तू मिल्क एक्सप्रेस करके दे रही है तो फिर तेरे होने का क्या फ़ायदा, एज़ इन तो फिर तो हम उसे टॉप फीड ही पिला देते हैं। जो मेन बात ये थी उनकी कि जो मिल्क जो दूध की जो प्रोटीन या जो गुडनेस होती है, अगर तू उसे एक्सप्रेस करेगी तो वो बाहर के एनवायरनमेंट में आके कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, वो बल्कि हृदयांशी को फ़ायदा नहीं नुकसान देगी। बट कंपैरेटिवली अगर मैं आज की मॉम्स की बात करूँ, वो ये चीज़ चाहती हैं कि हमारे बेबी को बिल्कुल न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल पूरी मिले, पर साथ में हमें थोड़ा सा कंफर्ट भी मिले। ये कुछ बातें होती हैं जो हमारे बड़ों के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट सा कर देती हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स वर्सेस मॉडर्न मेथड। सो उनको ये चीज़ पहले समझ नहीं आई थी, मेरी मदर को भी और मदर इन लॉ को भी, कि ब्रेस्ट पम्प ज़रूरी है आज के टाइम के लिए। क्योंकि अगर आप चलो फीड भी नहीं करवा रहे, चेस्ट इतनी भारी हो जाती है स्टार्टिंग में, बच्चा इतना दूध नहीं पीता। जो मेरी डॉक्टर थी वो ऐसे बताती थी कि बच्चे का पेट ना इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा, और आप इतने से पेट में क्या क्या भरोगे। और ब्रेस्ट मिल्क जो स्टार्टिंग में होता है वो बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट मुझे तो बहुत हुआ था। और मेरे को ना चेस्ट में ऐसे साइड साइड में गिल्टियाँ सी बनने लग जाती थी, और जो मतलब ऐसी होती थी कि अगर मैं उस पर कपड़ा भी टच कर रही हूँ, कपड़े तो पहनने ही है, अब मैं उस पर कपड़ा भी टच कर रही हूँ तो बहुत दर्द होती थी। तो अगर आप अपने बेबी को इस थॉट के साथ पंप करा हुआ दूध नहीं पिला रहे कि उसे नुकसान देगा, तो कोई बात नहीं, मिल्क एक्सप्रेस करिए और उसे किसी प्लांट में डाल दीजिए, क्योंकि दूध नहीं फेंकते ये भी हमारा ट्रेडिशन बोलता है। बट हाँ, आप अगर वो यूज़ नहीं करना चाहते अपने बच्चे के लिए तो आप उसे एक्सप्रेस करके फेंक दीजिए, रादर देन आप अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट को स्क्वीज़ कर रहे हो। अगर किसी नस में कोई चोट लग गई या नस डैमेज हो गई या नस पे हल्की सी भी कोई स्वेलिंग सी आ गई तो वो आपको और पेन करेगी। ये पहले का तरीका हुआ करता था कि तेल लगा के मालिश करो तो दूध उतर जाता है, या गर्म पानी से डालो, गर्म पानी एक फ़्लो में डालो तो मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। मैंने ये सब कुछ ट्राई करा है और फिर हार के मैंने ब्रेस्ट पम्प मंगवाया है, तो मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ब्रेस्ट पम्प यूज़ करने में कोई दिक्कत, आप उसे हाइजीनिक तरीके से साफ़ करो, आप उसे किसी बॉक्स में रख दो, किसी कंटेनर में रख दो, या उसके खुद का जो डब्बा आता है उसमें रख दो। यूज़ करने के बाद उसे अच्छे से स्टेरलाइज़ करो और साफ़ करके रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि हमें ब्रेस्ट मिल्क कब तक स्टोर करना है या हम कब तक कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी मदर्स होती हैं इंक्लूडिंग मी। मैंने हमेशा ऐसे किया है कि जिस टाइम से मेरे को हृदयांशी के दूध पीने का पैटर्न समझ आया, तो मैंने सॉर्ट ऑफ उस टाइम पे ऐसा करा कि अगर उसे 12 बजे दूध पीना है तो मैंने 11 सवा 11 बजे उसे एक्सप्रेस करके बॉटल में पैक करके रख दिया। 4 घंटे तक हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, ये गूगल की रिसर्च के अकॉर्डिंग है, बट मैंने कभी 4 घंटे दूध नहीं रखा। अगर वो 4 घंटे हुए हैं तो मैंने वो दूध प्लांट्स में डाल दिया, मैंने नहीं दिया। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैं अपना थोड़ा काम सैक्रिफाइस कर सकती हूँ, बट अपनी बेबी के साथ सैक्रिफाइस नहीं कर सकती। सो
अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप इसे 6 से 7 घंटे के लिए रख सकते हैं, बट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क पम्प करा हुआ कभी भी गर्म नहीं होता। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देखी हैं यूट्यूब पे जिसमें ये लिखा है कि आप डबल बॉइलिंग के मेथड से कर सकते हो, बट मुझे मेरी गायने ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि ब्रेस्ट मिल्क कभी भी गर्म नहीं होता। उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो टॉक्सिन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे ही उसे हीट करा जाता है। तो अगर आपने दूध फ्रिज में रखा हुआ है, आप उसे बाहर रखिए, हिलाइए थोड़ा सा बड़े बर्तन में डाल के, जिससे वो थोड़ा रूम टेम्परेचर में आ जाए, और अपने बेबी को रूम टेम्परेचर में ही वो मिल्क दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप 2-1 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और आपको अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही देना है, आप वो ब्रेस्ट फीड पम्प करके फ्रीज़र में रख सकते हो। फ्रीज़र में ब्रेस्ट फीड प्रॉपर 24 घंटे तक रह सकता है। वैसे तो बहुत सारी रिसर्चेस और वीडियोस देखी मैंने जो ऑनलाइन ये दावा करती हैं कि 1 साल तक दूध रखा जा सकता है, बट हमें रखने की क्यों ज़रूरत है 1 साल तक? जब हम अपने बेबी के पास हैं, हम उसके प्राइमरी केयर टेकर हैं, तो हमें क्यों रखना है? अगर आपकी बहुत मजबूरी पड़ रही है तो आप 5-6 घंटे से ऊपर रखिए, वरना प्लीज़ मत रखिए। जितना आप ब्रेस्ट फीड कराएंगे उतने ही आपके चांसेस कम होंगे आफ्टर 30 ब्रेस्ट कैंसर होने के। यहाँ पे ये पॉइंट मेरे को बहुत ज़रूरी था मेंशन करना, नहीं तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती हैं जिनका मिल्क का क्लॉट बन जाता है, कहीं दूध रुक गया और 2-3 महीने बाद उनको हल्का फुल्का दर्द हुआ, वो चीज़ और पुरानी होती गई, और पता चलता है कि 30-40s या उनके बेबी के 10-15 साल की एज हुई है और उन ब्रेस्ट में कोई कैंसर की गिल्टी है या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। सो ये जो टर्म है ना ब्रेस्ट फीडिंग, ये जितनी आपके बेबी के लिए फ़ायदेमंद है उतनी ही आपके लिए है। अब बात आती है कि अगर हम डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, स्पेशली सिजेरियन में। आप जितना कंफर्टेबल रहो ना, उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपको अपने बेबी को फीड कराना है और ये उसके ऊपर है कि वो कितना आपका टाइम लेता है। कभी कभी मुझे 30 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी वो बीच में, अब जैसे 3-4 महीने के हो गए तो वो खेलने लग जाती है, हूँ करने लग जाती है, बातें करने लग जाती है अपने तरीके से। तो मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। अगर आप 1 से 1.5 घंटा चौकड़ी मार के एक ही पोजीशन में हो तो आपकी पीठ, आपका हिप एरिया बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाता है। तो आप कोशिश करिए कि आप जितने तकिए ले सके उतने लीजिए। मैं कम से कम 5-7 तकिए रखती हूँ। 2 मेरी गोद में होते हैं, 2 मेरे पैर के नीचे होते हैं, 2 मेरे पीछे होते हैं। मैंने ब्रेस्ट पिलो का एक्सपीरियंस अब तक नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 2-3 हज़ार रुपये ऐसी चीज़ में डालूँ जिसकी मुझे शायद ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एक तकिया ही है वो जो स्पेसिफ़िकली यू शेप का तकिया होता है। सो मैंने ब्रेस्ट पिलो नहीं लिया। अगर आप लोग में से कोई भी ब्रेस्ट पिलो यूज़ करता है तो मुझे उसका एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने मैटरनिटी बेल्ट ले रखी है जो सी सेक्शन की रिकवरी बेल्ट होती है। तो कभी अगर मेरे को लगता है कि मेरी पीठ में दर्द हो रहा है तो उस सपोर्ट के लिए मैं वो बेल्ट बांध के फिर हृदयांश को फीड कराती हूँ, जिससे मेरी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे। और हमारा पोस्चर कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए जिसमें हमारे कंधे झुके हुए हैं, हमारा सिर भार है, या हम कॉन्स्टेंटली नीचे देख रहे हैं अपने बेबी की तरफ। क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे इस चीज़ से ये एक बात याद आई। मैं जैसे ही ऐसे बैठी रहती थी और वो फ़ीड करती थी तो हमें बहुत प्यार आता है अपने बच्चे पे, हम उसे कॉन्स्टेंटली नीचे मुँह करके देखते रहते हैं। तो आपने ये चीज़ रिलेट की होगी, हमारे आस-पास कोई भी बड़ा होता है ये कहता है बार-बार मत देख, नज़र लग जाएगी। उसके पीछे का रीज़न है ना, बच्चे को नज़र नहीं लगती। उसके पीछे का रीज़न, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, रीज़न ये होता है कि अगर आप बार-बार नीचे झुक के देखते रहेंगे तो आपकी स्पाइन में ऑलरेडी जो इस टाइम पे थोड़ी वीक है, आपकी स्पाइन में दिक्कत होगी, दर्द होगी। तो इसीलिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी-सी घुमा-फिरा के लेडीज़ के फ़ेवर के लिए बताई हुई हैं। तो आप ऐसे अगर बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, नीचे झुक के मत देखिए, अपनी स्पाइन को कोशिश करिए स्ट्रेट रहे, अपना पोस्चर सही रखिए। और हमेशा क्या होता है, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, अगर हिदांशी थोड़ी-सी नीचे है तो मैं उसके नीचे तकिया लगाने के बजाय या उसे डिस्कम्फ़र्ट देने की बजाय मैं खुद झुक के उसके पास जाती थी कि मैं उसको फ़ीड कराने के लिए, मतलब उसे डिस्कम्फ़र्ट ना हो, मैं चाहे ऐसे टेढ़ी बैठी हुई हूँ। पर इवेंचुअली ये मेरे लिए और मेरी हेल्थ के लिए गलत था। इसके बजाय अब मैंने क्या करना शुरू किया है कि उसके नीचे मैंने थोड़ा इतना बेस बना दिया है कि वो थोड़ी-सी ऊपर लिफ्ट हो जाती है, तो उस वजह से मुझे दिक्कत नहीं होती।
सो आई गेस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग। अगर कोई और भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। मैं हर सैटरडे ऐसी ही वीडियो लेके आती हूँ, और मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ कि मैं सैटरडे और थर्सडे लेके आऊँ। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सके तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर करिएगा, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।